एवरीवन, वेलकम टू एरुडाइट पॉलिटिकल। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये पूरी सीरीज़ है जिसमें हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2। इफ़ यू हैव नॉट चेक द प्रीवियस वीडियोज़, आप उसमें जाके देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हमने उसमें कवर करे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। सो क्योंकि जब एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है तो PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका क्या लेवल है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डीप क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा यूनिट को वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल. So let's start with the questions. So the next question, so the first question is, John Newman is associated with which among the following? So you have the following options and the correct answer is option number 4, that is game theory. So John von Neumann जो है बहुत famously associated है with the game theory and it is one of the most popular theory when it comes to international relations. काफ़ी substantial contribution रहे हैं John Newman के काफ़ी सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं न्यूमैन के इन दिस थ्योरी. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो लेड डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शंस एंड ऑल्सो हिज एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. So yes, let's move with the next question. So the next question is Article 32 of the Indian Constitution explains about what? So you have the following options and the correct answer is option number 3, that is constitutional remedies. So बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का. ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी के ऐसे बेसिक और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं. एंड ऑल्सो द एंटायर टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव कवर्ड इन आर प्रीवियस वीडियोज़. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं. पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में कवर कराया है. सो येस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट है. क्या आप हेल्प करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं? 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं. कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं? 5 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं. You have 5 rates and जो right to constitutional remedy है, it is also referred to as heart and soul of the Indian Constitution and ये statement was surpassed by Dr. B.R. Ambedkar. Let's move with the next question. So the next question is, India ने sign करा था BECA agreement that stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement किस country के साथ? So international relations और आप कह सकते हैं foreign policy का ये topic है. So you have the following options and the correct answer is option number 3, that is United States of America. सो जो बेका अग्रीमेंट था वो इंडिया ने साइन करा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, जिसके तहत वो अलाउ कर सकता है टू फॉर द एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जिसकी वजह से जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं या जो वेपन्स होते हैं जैसे कि मिसाइल्स या ड्रोन्स, वो काफ़ी उनकी एक्यूरेसी इन्हांस होगी. Then the next question is कि जो जस्टिस पुची कमीशन है, that is related to which among the following? So you have the following options and the correct answer is option number 2, that is Union State Relations. So जो पुची कमीशन है उसे आप कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस के नाम से जानते हैं. 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुची. ही वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, इनको ये टास्क दिया गया था कि वो एग्जामाइन करेंगे एंड रिव्यू करेंगे द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग जो भी अरेंजमेंट्स है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. राइट, सो येस, दैट इज द करेक्ट आंसर. So let's move with the next question. So the next question is complex interdependence जो है international relation में and international political economy में is a concept put forward by which among the following? So you have the following options and the correct answer is option number 1, that is Robert Cohen and Joseph Nye. So जो concepts हैं वो बहुत important है कि कौन कौन से major concepts हैं, चाहे पॉलिटिकल थ्योरी हो, IR हो, पब्लिक एड हो. ठीक है, और उन कंसेप्ट्स के मेन पॉलिटिकल प्रोपाउंडर्स कौन कौन हैं, दैट यू शुड मस्ट नो. ऐसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल फिलॉसफीज तो वो उसके भी आपको USP पता होनी चाहिए कि अगर ये प्लाटो हैं तो उनकी कौन सी मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज हैं. राइट, जैसे बेंथम है तो उनकी मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज तो कौन कौन सी हैं, तो ये सब आपको ज़रूर पता होना चाहिए. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So yes, the concept of complex interdependence जो है international relation and international political economy में it was put forward by Robert Cohen and Joseph Nye in 1977. ठीक है, अब ये जो concept है वो 3 मेन characteristics बताता है कि multiple channels होने चाहिए interactions के among societies, absence होनी चाहिए hierarchy की, and there should be a decreased use of military force in the resolving disputes between nation states. Then the next question is, which of the following features of the Constitution have been borrowed from the Government of India Act 1935? और ये सारे एक्ट्स में करवा चुकी हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे कि आते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. सो येस, नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड लेट्स सी द करेक्ट आंसर. तो पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें इंक्लूड है ऑफिस ऑफ गवर्नर, कॉन्करेंट लिस्ट एंड इमरजेंसी प्रोविजंस. सो ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है दैट वाज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. कॉन्करेंट लिस्ट का भी
जो कंसेप्ट है एंड ऑल्सो इमरजेंसीज प्रोविजन, वेयर एज जो रूल ऑफ लॉ है वो जो कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नहीं लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म as a dimension of individualism. So you have the following options. So the correct answer is option number second, that is Karl Popper. So it was the concept of methodological individualism as a dimension of individualism develop करा गया था by Karl Popper. And ये एक philosophical approach है जो suggest करती है कि जो social phenomena होते हैं आप उन्हें explain कर सकते हैं अगर आप understand करें actions and behaviors individuals की. ठीक है, तो पॉपर ने ये भी एडवोकेट करा था पर्सपेक्टिव जो कॉन्ट्रास्ट था टू द होलिस्टिक और वी कैन से कलेक्टिव अप्रोचेस. So yes, let's move with the next question. So the next question is, justice is an entitlement to which of the following thinkers? So you have the following options and the correct answer is option number third, that is Robert Nozick. So जो concept था justice का particularly in terms of entitlement वो Robert Nozick से ही associated है और और उनका बहुत फेमस वर्क था एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया. ठीक है, उसमें उन्होंने नॉजिक ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी विच इज़ फेमसली नोन एज एंटाइटलमेंट थ्योरी, क्योंकि वो बेस्ड है 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर एंटाइटलमेंट के लिए. और वो 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? वो है जस्टिस इन एक्विजिशन, जस्टिस इन ट्रांसफर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस and rectification of injustice. So let's move with the next question. So the next question is, which judgment of the Supreme Court held that right to privacy as a part of personal liberty guaranteed by Article 21 of the Indian Constitution? So you have the following options and the correct answer is option number first, that is Govind versus State of Madhya Pradesh. So जो केस है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1975 में, वो एक लैंडमार्क जजमेंट था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल पार्ट है अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, विच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो yes, let's move with the next question. So the next question is, who among the following is not the power of Election Commission under Representations of People Act 1951? So you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is deregister a political party. So let's see how. देखिए तो जो देखिए जो इलेक्शन कमीशन की पावर है अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो उसके तहत इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज कर सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, वो डी रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, और वो रजिस्टर कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी को, पर वो डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को. ठीक है, सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now the next question is, the subject of local government is mentioned in the state list under which schedule of the constitution? So you have the following options and the correct answer is option number 3rd, that is the 7th schedule. So जो local government का जो system है, ठीक है, that is an area by the elected representatives, so it is present in the state list. ठीक है, and ये जो state list में added करा गया था 7th schedule में है of the Indian constitution. Let's move with the next question. So the next question is, who has described politics as acting in concert? So you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is Hannah Arendt. So it was Hannah Arendt जिन्होंने describe करा था politics को as acting in concert, and ये इन्होंने describe करा था as a view on the nature of actions and also the essence of public life. और ये जो concept था, it was particularly elaborated in her major work, that was the human condition. So let's move with the next question. So the next question is, writ can be issued for the enforcement of fundamental rights by which among the following? So you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is both Supreme Court and High Court. So जैसे आर्टिकल 32 डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेट्स आप फाइल कर सकते हैं व्हेन यू फील दैट योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. तो वो उसकी पावर जो है वो दोनों कोर्ट्स को दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट्स को भी. सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स को दी गई है आर्टिकल 226 के तहत. सो येस, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिपार्टमेंट इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, तो उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे? बोर्ड, ब्यूरो, कमीशन या काउंसिल? सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd, दैट इज ब्यूरो. क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिपार्टमेंट में वेस्टेड है एक सिंगल इंडिविजुअल में, तो उस सिस्टम को आप ब्यूरो बोलते हो. ठीक है, एंड ब्यूरो इज टिपिकली रिफर्स टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वी कैन से अ सब डिविजन ऑफ डिपार्टमेंट. जो सिंगल पर्सन हेड करता है वो एक्ट करता है एज अथॉरिटी ओवर इट्स फंक्शनिंग. सो येस, the next question is, social and economic planning is in which among the following list? So you have the following options and the correct answer for
So now you have the following options and the correct answer is option number third, that is concurrent list. So जो social and economic planning है वो concurrent list में इंडिया की listed है and इसमें subjects रहते हैं जो common interest के होते हैं both union and state government, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो central list होती है उसमें जो subjects होते हैं उसमें central government law बनाती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकता है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर. हाउएवर अगर कॉन्ट्रडिक्शन आता है सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर तो जो यूनियन की जो लॉ है, जो सेंट्रल की जो लॉ है वो प्रिवेल करेगी ओवर द स्टेट गवर्नमेंट. सो येस, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.